नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। ये जो पुस्तक है वो सरस्वती पांडे जी एवं कुंद पांडे जी की है। तो साथियों, इस पुस्तक का यह 43वां भाग है और 43वें भाग में हम शुरुआत करेंगे आज काव्य शास्त्र की। तो साथियों, काव्य शास्त्र में हम पढ़ेंगे भारतीय काव्य शास्त्र संस्कृत आलोचना के प्रमुख आचार्य। और साथियों, काव्य शास्त्र का यह पहला वीडियो है। तो चलिएगा वीडियो शुरू करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिएगा देखते हैं साथियों, काव्य शास्त्र में हम पढ़ते हैं आज सबसे पहले जो संस्कृत आलोचना के प्रमुख आचार्य हैं उनमें से सबसे महत्वपूर्ण हैं भरत मुनि। तो भरत मुनि जी को पढ़ेंगे। भरत मुनि को संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। ठीक है, तो प्रथम आचार्य संस्कृत काव्य शास्त्र के भरत मुनि हैं। आचार्य बलदेव उपाध्याय ने इनका समय द्वितीय शती बताया है। द्वितीय शती। भरत मुनि की प्रसिद्ध रचना नाट्यशास्त्र है, जिसमें नाटक के सभी पक्षों का विस्तृत विवेचन किया गया है। आचार्य भारत ने नाट्यशास्त्र को पंचम वेद भी कहा है। पंचम वेद की संज्ञा दी है आचार्य भरत ने नाट्यशास्त्र को। नाट्यशास्त्र में 36 अध्याय तथा लगभग 5000 श्लोक हैं। चलिएगा देखते हैं अगला वेद। नाट्यशास्त्र में काव्य की आलोचना वाचिक अभिनय के प्रसंग में की गई है। किसमें? वाचिक अभिनय के प्रसंग में। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में 10 गुण, 10 दोष तथा 4 अलंकार, कौन कौन से? यमक, उपमा, रूपक और दीपक की मीमांसा की है। नाट्यशास्त्र के षष्ठ एवं सप्तम अध्याय में रस तथा भाव का वर्णन किया गया है। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। तो कौन सा रस नहीं माना? तो शांत रस नहीं माना, जिसका स्थायी भाव निर्वेद होता है। साथियों, हम बात करेंगे अब अगले हमारे आचार्य हैं भामा। आचार्य बलदेव उपाध्याय ने भामा का जो समय है वो षष्ठ शती का पूर्वार्ध निश्चित किया है। उनका द्वितीय शती बताया बलदेव उपाध्याय जी ने भरत मुनि जी का। भामा कश्मीर के निवासी थे। इनके पिता का नाम रक्रिल गोमी था। देखते हैं भामा जी के बारे में और भी जानकारी कि सर्वप्रथम भामा ने ही अलंकार को नाट्यशास्त्र की परतंत्रता से मुक्त कर एक स्वतंत्र शास्त्र संप्रदाय के रूप में प्रस्तुत किया। मतलब अलंकार संप्रदाय, अलंकार शास्त्र है ना। तो भामा ने जो पुस्तक लिखी है अलंकार को अलग करके, वो लिखी है काव्यालंकार ग्रंथ है, जो 6 परिच्छेदों में विभक्त है। भामा के काव्यालंकार में परिच्छेदानुसार निरूपित विषयों की तालिका इस प्रकार है। देखिए, परिच्छेद हैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठ। 6 परिच्छेद हैं। पहले में काव्य के साधन और लक्षण तथा भेदों का निरूपण किया गया है प्रथम परिच्छेद में। द्वितीय एवं तृतीय परिच्छेद में अलंकार का निरूपण है। चतुर्थ परिच्छेद में आपका 10 दोष निरूपण है, 10 दोष निरूपण। पंचम परिच्छेद में आपका न्याय विरोधी दोष निरूपण है। और षष्ठ परिच्छेद में शब्द शुद्धि निरूपण। अब देखिए, भामा के प्रमुख काव्य सिद्धांत इस प्रकार हैं। भामा के प्रमुख काव्य सिद्धांतों में पहला है शब्द तथा अर्थ दोनों का काव्य होना, शब्दार्थो सहितो काव्यम। भरत मुनि द्वारा वर्णित 10 गुणों के स्थान पर 3 गुणों माधुर्य, ओज तथा प्रसाद का वर्णन किया गया है। वक्रोक्ति को सभी अलंकारों का प्राण मानना, 10 विधि काव्य दोषों का विवेचन एवं रीति को न मानकर काव्य गुणों का विवेचन। इस प्रकार से ये भामा के सिद्धांत की 5 प्रमुख विशेषताएं हैं, प्रमुख सिद्धांत हैं वो इस प्रकार।
अब हम अगले आचार्य की बात करेंगे तो अगले आचार्य हैं हमारे दंडी। आचार्य दंडी का समय सप्तम शती स्वीकार किया जाता है। ये दक्षिण भारत के निवासी थे। दंडी पल्लव नरेश सिंह विष्णु के सभा पंडित थे। दंडी अलंकार संप्रदाय से संबद्ध थे तथा काव्यादर्श नामक महनीय ग्रंथ की रचना की। काव्यादर्श ग्रंथ किसका है? दंडी का। ठीक है, तो आप लोग भरत मुनि और इससे पहले भामा के जो ग्रंथ हैं, काव्य ग्रंथ हैं, काव्य शास्त्रीय ग्रंथ हैं, उनको आप तुरंत लिख दीजिए जो आपने भामा और भरत मुनि को इससे पहले मैं बताया हूँ। काव्यादर्श में 4 परिच्छेद तथा लगभग 650 श्लोक हैं। दंडी प्रथम आचार्य थे जिन्होंने वैदर्भी एवं गौड़ी रीति के पारस्परिक अंतर को स्पष्ट किया तथा इसका संबंध गुण से स्थापित किया। दंडी के काव्यादर्श में परिच्छेदानुसार विषयों को तालिका इस प्रकार है। परिच्छेद पहला, जिसमें काव्य के लक्षण हैं, भेद है, रीति का तथा गुण का विवेचन है। द्वितीय में अर्थालंकार निरूपण है। तृतीय में शब्दालंकार निरूपण है, विशेषता यमक अलंकार का। और चतुर्थ में 10 विध काव्य दोषों का विवेचन है। 10 विध का विवेचन। आचार्य बलदेव उपाध्याय दंडी को रीति संप्रदाय का मार्गदर्शक मानते हैं। तो बलदेव जी दंडी को रीति संप्रदाय का मार्गदर्शक मानते हैं। अगले आचार्य की हम बात करेंगे तो अगले आचार्य हमारे बामन। पहला इनका देखते हैं क्या है। बामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं। तो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य बामन। इनका समय विद्वानों ने 8वीं शती का उत्तरार्ध माना है। बामन कश्मीर नरेश जयापीठ के मंत्री थे। आचार्य बामन ने काव्यालंकार सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की तथा स्वयं ही इन सूत्रों पर वृत्ति भी लिखी। काव्यालंकार सूत्र में सूत्रों की संख्या 319 है तथा ग्रंथ 5 परिच्छेदों में विभक्त है। 5 परिच्छेद हैं। अब देखिए बामन के प्रमुख काव्य सिद्धांत निम्न प्रकार हैं। पहला है रीति को काव्य की आत्मा मानना, रीतिरात्मा काव्यस्थ। गुण तथा अलंकार का परस्पर विभेद तथा गुण को अलंकार की अपेक्षा अधिक महत्व देना। अगला बिंदु है वैदर्भी, गौड़ी एवं पांचाली इन तीनों रीतियों की कल्पना की है। 10 प्रकार के गुणों, शब्द तथा अर्थ के रूपों में उभयगत मानकर 20 प्रकार के गुणों की कल्पना की है। वक्रोक्ति को सादृश्य मूलक लक्षण मानना, समग्र अर्थालंकारों को उपमा का प्रपंच मानना, ये सभी सिद्धांत किसके हैं? बामन के काव्यालंकार सूत्र से। अगले आचार्य की हम बात करेंगे तो साथियों अगले आचार्य हैं हमारे उद्भट। उद्भट अलंकार से संबंधित आचार्य थे। अलंकार से संबंधित इनका समय 8वीं शती माना जाता है और 8वीं शती का उत्तरार्ध। आचार्य बलदेव उपाध्याय ने इन्हें कश्मीर के राजा जयापीठ का सभा पंडित माना। आचार्य उद्भट ने काव्यालंकार सार संग्रह नामक ग्रंथ में अलंकारों का आलोचनात्मक एवं वैज्ञानिक ढंग पर विवेचन किया। तो साथियों सभी जितने भी आचार्य हैं तो आप लोग क्रमशः कमेंट सेक्शन में आचार्य और उनके ग्रंथ का नाम साथ में लिखेंगे। उद्भट के विशिष्ट सिद्धांतों का वर्णन इस प्रकार है, तो देखते हैं। अर्थ भेद से शब्द भेद की कल्पना की है उद्भट ने। श्लेष को सभी अलंकारों में श्रेष्ठ माना है। श्लेष के 2 प्रकार बताए हैं, शब्द श्लेष तथा अर्थ श्लेष, और दोनों को अर्थालंकारों में ही परिणित किया है। अर्थ के 2 भेदों की कल्पना की है, विचारित सुस्थ तथा अविचारित रमणीय। काव्य गुणों को संघटना का धर्म माना है आचार्य उद्भट ने। अब हम बात करेंगे अगले हमारे आचार्य हैं आचार्य रुद्रट।
रुद्रट कश्मीर के निवासी थे तथा इनका समय 9वीं शती का पूर्वार्ध स्वीकार किया जाता है। रुद्रट की रचना का नाम काव्य अलंकार है। इस ग्रंथ में 16 अध्याय तथा कुल 734 श्लोक हैं। संभवतः रुद्रट ने ही सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से अलंकारों को 4 वर्गों में बांटा: वास्तव, औपम्य, अतिशय और श्लेष। वास्तव, औपम्य, अतिशय और श्लेष, इन 4 भागों में बांटा है रुद्रट ने अलंकारों को। अब हम बात करेंगे अगले आचार्य हमारे आनंदवर्धन। आनंदवर्धन कश्मीर के राजा अवंती वर्मा के सभा पंडित थे तथा इनका 9वीं शती का उत्तरार्ध माना जाता है। आनंदवर्धन ने काव्यशास्त्र में ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तन किया या ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक थे। आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक ग्रंथ की रचना की एवं इसमें 4 उद्योग या अध्याय जिन्हें कहें, जो मूलतः कारिकाएं सूत्र की व्याख्याएं हैं। किसमें? ध्वन्यालोक में, और ध्वन्यालोक के 4 अध्यायों में। अब हम बात करेंगे अगले हमारे प्रमुख जो आचार्य हैं, वो आचार्य अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त कश्मीर के निवासी थे तथा इनका समय 10वीं शती का उत्तरार्ध माना जाता है। अभिनव गुप्त के पिता का नाम नरसिंह गुप्त तथा वे चुखलक नाम से प्रसिद्ध थे। इनकी माता का नाम बिमलका था। अभिनव गुप्त ने व्याकरण शास्त्र, ध्वनि शास्त्र, नाट्य शास्त्र का अध्ययन क्रमशः नरसिंह गुप्त, भट्ट इंदुराज और भट्टतौत के को गुरु मानकर किया। इन्होंने अपने पिता को भी अपना गुरु मानकर उनसे ये सभी विद्याएं प्राप्त की और अन्य गुरुओं को भी साथ लिया। अभिनव गुप्त ने निम्नलिखित ग्रंथों की टीकाएं लिखी: मूल ग्रंथ नाट्यशास्त्र। मूल ग्रंथ नाट्यशास्त्र के लेखक भरत मुनि है। टीका अभिनव भारती नाम से अभिनव गुप्त जी ने की। ध्वन्यालोक आनंदवर्धन लेखक मूल हैं और इन्होंने लोचन नाम से टीका लिखी है अभिनव गुप्त जी ने। और काव्य कौतुक जिसके लेखक हैं भट्टतौत मुख्य लेखक, और इन्होंने टीका लिखी है काव्य कौतुक विवरण अभिनव गुप्त जी ने। अभिनव गुप्त ने तंत्रालोक नामक श्रेष्ठ दार्शनिक कृति की रचना की। यह ग्रंथ रत्न तंत्र शास्त्र का विश्वकोश माना जाता है। अगले हम आचार्य की बात कर रहे हैं कुंतक। कुंतक कश्मीर के निवासी थे। इन्हें वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रवर्तक कुंतक का समय 10वीं शती का उत्तरार्ध माना जाता है। कुंतक की प्रसिद्ध कृति वक्रोक्ति जीवित 4 उन्मेषों में विभक्त कारिका एवं वृत्ति से संवलित ग्रंथ माना जाता है। अगले आचार्य हैं धनंजय। धनंजय द्वारा नरेश मुंजराज के सभा पंडित थे। धनंजय धारा नरेश मुंजरा तथा इनका समय 10वीं शती के उत्तरार्ध स्वीकार किया जाता है। धनंजय ध्वनि विरोधी आचार्य थे तथा 10 रूपक नामक ग्रंथ की रचना की। धनंजय कहते 10 रूपक में 4 प्रकाश हैं, लगभग 300 कारिकाएं हैं। धनंजय के भ्राता धनिक ने 10 रूपक की टीका का अवलोक नाम लिखी। बात करेंगे अगले आचार्य महिम भट्ट। महिम भट्ट कश्मीर के निवासी थे। इनके पिता का नाम श्रीधर तथा गुरु का नाम श्यामल था। महिम भट्ट का समय 11वीं शती का मध्य भाग स्वीकार किया जाता है। महिम भट्ट ने ध्वनि मत के खंडन के लिए व्यक्ति विवेक नामक प्रौढ़ ग्रंथ की रचना की। व्यक्ति विवेक 3 विमर्शों अध्यायों में विभक्त है। अब हम बात करेंगे आचार्य भोजराज। भोजराज धारा प्रदेश के राजा थे। इनका समय 11वीं शती का पूर्वार्ध माना जाता है। भोजराज ने सरस्वती कंठावरण तथा श्रृंगार प्रकाश नामक 2 ग्रंथों की रचना की। तो साथियों बात करते हैं अगले आचार्य मम्मट।
मम्मट का जन्म कश्मीर में हुआ तथा इनके पिता का नाम कैयट था। मम्मट का समय 11वीं सदी का उत्तरार्ध माना जाता है। मम्मट ने काव्य प्रकाश नामक ध्वनि विरोधी ग्रंथ की रचना की जिसमें कुल 10 उल्लास हैं। क्षेमेंद्र, कश्मीर निवासी क्षेमेंद्र का समय 11वीं सदी का उत्तरार्ध स्वीकार किया जाता है। इनके पिता का नाम प्रकाशेंद्र था। क्षेमेंद्र को औचित्य संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। क्षेमेंद्र के शिक्षा गुरु अभिनव गुप्त थे। क्षेमेंद्र ने निम्नलिखित ग्रंथों की रचना की। कौन कौन से ग्रंथ हैं? कवि कंठाभरण, औचित्य विचार चर्चा, सुब्रत तिलक और दशावतार चरित्र, 4 ग्रंथ हैं प्रमुख। अगले आचार्य हैं रुय्यक। कश्मीर निवासी रुय्यक के पिता का नाम राजा नक तिलक था। राजा नक तिलक ने उद्भट के ग्रंथ पर उद्भट विवेक नाम से टीका लिखी। रुय्यक का समय 12वीं सदी का पूर्वार्ध था तथा ये महाकवि मंखक के काव्य गुरु थे। रुय्यक ने अलंकार सर्वस्व नामक एक मौलिक ग्रंथ की रचना की। अलंकार सर्वस्व। अगले आचार्य हैं शोभाकार मित्र। शोभाकार मित्र का समय 12वीं सदी का उत्तरार्ध माना जाता है। ये कश्मीर निवासी त्रयेश्वर मित्र के पुत्र थे। शोभाकार मित्र ने अलंकार रत्नाकर नामक ग्रंथ की रचना की। अलंकार रत्नाकर। हेमचंद गुजरात के राजा कुमारपाल के गुरु थे तथा काव्यानुशासन नामक ग्रंथ का प्रणयन किया। हेमचंद्र के 2 शिष्य रामचंद्र और गुणचंद्र ने सम्मिलित रूप में नाट्य दर्पण नामक ग्रंथ की रचना की। रामचंद्र को प्रबंध शतकर्ता की उपाधि से भी मंडित किया जाता है। अगले आचार्य शारदा तनय। शारदा तनय का समय 13वीं सदी का मध्य भाग स्वीकारा जाता है तथा ये कश्मीर के निवासी थे। शारदा तनय ने भाव प्रकाशन नामक ग्रंथ की रचना की। इसमें 10 अधिकार या अध्याय हैं। अगले आचार्य हैं जयदेव। जयदेव मिथिला के निवासी थे तथा इनका समय 13वीं सदी का उत्तरार्ध माना जाता है। जयदेव साहित्य के क्षेत्र में पीयूष वर्ष तथा न्याय के क्षेत्र में पक्षधर की उपाधि से प्रख्यात थे। जयदेव ने चंद्रालोक नामक अलंकार शास्त्र की रचना की जिसमें 10 मयूखों तथा 35 अनुष्टुप श्लोकों में की। अगले आचार्य हैं विश्वनाथ कविराज। विश्वनाथ कविराज उत्कल उड़ीसा के राजा के सांधि विग्रहिक थे। इनके पिता का नाम चंद्रशेखर था। विश्वनाथ का समय 14वीं सदी का पूर्वार्ध माना जाता है। आचार्य विश्वनाथ ने 10 परिच्छेदों अध्यायों में साहित्य दर्पण प्रमुख ग्रंथ है इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। विद्याधर। अगले आचार्य हैं विद्याधर ने काव्य प्रकाश की शैली में एकावली नामक ग्रंथ की रचना की। विद्याधर का समय 14वीं सदी का पूर्वार्ध माना जाता है। अगले आचार्य हैं विद्यानाथ। विद्यानाथ दक्षिण भारत के काकतीय नरेश प्रताप रुद्र के दरबार में थे। इनका समय 14वीं सदी का पूर्वार्ध माना जाता है। विद्यानाथ ने प्रताप रुद्र यशोभूषण नामक ग्रंथ की रचना 9 प्रकरणों में की। अगले हमारे हैं आचार्य अप्पय दीक्षित। अप्पय दीक्षित दक्षिण भारत के प्रसिद्ध शैव दार्शनिक थे। इनका समय 16वीं सदी अंतिम चरण माना जाता है। अप्पय दीक्षित ने वृत्तिवर्तिक, चित्रमीमांसा, कुवलयानंद नामक इन 3 प्रमुख ग्रंथों की रचना की। पंडितराज जगन्नाथ जात्या आंध्र ब्राह्मण थे। ये पेद्य भट्ट के पुत्र थे। इनका समय
17वीं शताब्दी माना जाता है। प्रथम चरण 17वीं शताब्दी का। पंडित राज जगन्नाथ ने रस गंगाधर नामक प्रौढ़ ग्रंथ की रचना की। तो साथियों, हमने सभी आचार्यों के बारे में आज जान लिया, और अब हम अगले वीडियो में काव्य लक्षण, इसके बाद आएगा काव्य हेतु, इसके बाद काव्य प्रयोजन, इन 3 मुख्य बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसके अलावा PDF चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ आपको PDF मिल जाएगी। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।